पिताजी, जब हमारी एज शादी के लायक हो जाती है तो हमें टेंशन होती है कि हमारी लाइकिंग, हमारी थिंकिंग हमारे पार्टनर से मिलती है या नहीं मिलती। तो हम अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर कैसे चूज़ करें? हमारे ख्याल से पुराने समय से जो चली आई रीत है हमारे धर्मों की कि उसमें माँ बाप जाया करते थे, उनके गुणों का, अवगुणों का पता किया करते थे, वो बेस्ट था। लेकिन फिर भी आज के नौजवान पीढ़ी चाहती है कि वो खुद ये चीज़ों से रूबरू हो। तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप कोई ऐसे जरिया के द्वारा या माध्यम के द्वारा अपने माँ बाप के साथ जाके, परिवार के साथ जाके कोई ऐसी साझी जगह पे बैठ के बातें करें, ताकि आपको पता चल जाए कि सामने वाला आपके लिए सही है भी कि नहीं है। बातों के बिना तो हमें नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, ऑफिस में ना नेगेटिविटी का माहौल रहता है, और ऐसे माहौल में खुद को मोटिवेट कैसे रखें, चार्ज अप कैसे रखें? अगर आपके नेगेटिविटी का माहौल रहता है तो अपने अंदर विल पावर को जगाए रखो, क्योंकि उसके लिए आप वहाँ ऑफिस में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऑफिस से आप घर पे हैं, शाम के समय थोड़ा मेडिटेशन करें, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, जैसे अभी चर्चा करी थी हमने, वॉक करें, घूमते हुए मेडिटेशन करें, तो माइंड फ्रेश लेके आप जब जाएंगे तो वहाँ का जो वातावरण है वो आप पे असर नहीं करेगा और आप फ्रेश रहेंगे। हाय गुरुजी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है बेटा, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ गुरुजी, थैंक यू। गुरुजी, मेरी रिसेंटली मैरिज हुई है और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही आए हैं। सो मेरा क्वेश्चन इससे ही रिलेटेड है कि एक हैप्पी रिलेशनशिप के पीछे क्या सीक्रेट है? जैसे कहा जाता है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो गुरुजी, जैसे स्टार्टिंग में कपल बहुत लवी डवी होता है, फिर विद टाइम मैरिज से लोग बोर होने लगते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि लोग कमिटमेंट से भागते हैं, मैरिज से भागते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या एक सीक्रेट है या एक टिप है एक हैप्पी रिलेशनशिप रहे थ्रू आउट द लाइफ और कपल में वैसा ही प्यार रहे? गुरुजी थैंक यू। हमें लगता है दोनों को एक दूसरे की बात पहले आराम से सुननी चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, एक बोलता है, अभी वो समझा नहीं पाता, दूसरा बोलना शुरू कर देता है। तो कपल के लिए बेस्ट ये है कि पहले एक की सुनिए आप पूरी बात, फिर अपना पक्ष रखिए, फिर दोनों बैठ के विचार कीजिए बेस्ट कौन सा है। तो जो परिवार के लिए बेस्ट है, आप दोनों के लिए बेस्ट है, उसको चूज़ कर लें। ये एक समझौता भी है, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा हमें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें, दोनों एक दूसरे को समझें, विचार करें। और रही बात कि बोरिंग हो जाता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नयापन लाएं। नएपन के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर का विल पावर जगा के आप आत्मबल से परिपूर्ण हो जाएं, और आत्मबल से ऐसे ऐसे आइडियाज़ आते रहेंगे। एक ही जैसे मान लीजिए आप दफ्तर जाते हैं और उसके बाद थोड़ा घूमें, अगले दिन थोड़ा योगा कर लें, उसके अगले दिन थोड़ा मेडिटेशन कर लें, यानी अपनी लाइफ में चेंज। और जब चेंज आते रहते तो आदमी बोरिंग नहीं होता, कभी भी लाइफ बोरिंग नहीं होती, अदरवाइज़ लाइफ बोरिंग ज़रूर होती है। तो चेंज, स्वस्थ चेंज लाएं, उससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और जो आपके संबंध हैं उन पे असर नहीं आएगा गलत। थैंक यू गुरुजी, बहुत अच्छा आशीर्वाद। थैंक यू। नमस्कार गुरुजी। गुरुजी, आजकल लड़कियां काफ़ी टैलेंटेड हैं और वो हर फील्ड में लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छा कमा लेती हैं। तो क्या यही कारण है गुरुजी कि तलाक का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है? ये कारण भी हो सकता है, लेकिन हमें जो लगता है तलाक का कारण कि एक दूसरे पे पहले जो होता है शादी से पहले बहुत ज़्यादा फेथ हो जाता है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, लेकिन जब वो बंधनों में बंध जाते हैं तब जाके असलियत का सामना होता है। कि उन बंधनों में रह के जब परिवारों के साथ विचरना पड़ता है तब पता चलता है कि लाइफ क्या है। पहले दोनों पर्सनल लाइफ जीते हैं और जब वो लाइफ परिवार से जुड़ती है उस समय काफ़ी चेंजेस आते हैं। वो चीज़ नहीं रहती कि आप सिर्फ दोनों ही हैं, तो पूरे परिवार को साथ लेके चलना पड़ता है। ये भी एक कारण है। पहले क्या होता था कि जो शादियां होती थी वो इस तरह से की जाती थी कि परिवार वाले चुनते थे और फिर शादियां होती थी, तो उसमें विचारों का मिलना आसान सा इसलिए हो जाता था कि आप नए हैं दोनों एक दूसरे के लिए। तो नया आदमी झिझकता है हर बात करने, धीरे धीरे खुलते खुलते उसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाती है दोनों रिश्तों में कि भाई हाँ हमें इस तरह से रहना है। लेकिन आपने पहले ही मैच्योरिटी ले आए कि अभी परिवारों से तो मिले ही नहीं, उनके साथ तो बिछड़े नहीं, तो आपस में मैच्योरिटी हो गई। लेकिन जब वो परिवार एंटर करते हैं तो चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं कि ये इस समय तो आपने ये बोला था, अब ये बोला है। वो माँ का
बोले कि ना बोले, बाप का पक्ष ले के ना ले, वो बेचारा सोचता है, और आप भी सोचती हैं कि मैं अपने माँ बाप का पक्ष लूँ कि ना लूँ। और इसी तरह से इसी उलझन में फिर वो ब्रेकअप हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो हमें लगता है ये भी एक कारण है कि पहले कुछ बातें और होती हैं, और शादी होने के बाद जब पूरे संबंधों के साथ जीना पड़ता है तब चेंजेस आ जाते हैं। तो पहले से ये अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि भाई ये होने वाला है, तो फिर हो सकता है कि ये चीज़ ना हो जो कि ज़्यादा हो रहा है, तलाक वगैरह। जी आजकल स्कूल कॉलेज से ही पैचअप ब्रेकअप शुरू हो गए हैं, और ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन भी होने लगता है। इस डिप्रेशन को कैसे टैकल कर सकते हैं? वही जो हमने शुरुआत में बताया था कि कॉलेज के समय में, आप कह रहे हैं स्कूल के समय में ब्रेकअप हो जाते हैं। आज का यूथ भाग जाता है रिश्तों से, क्योंकि प्रेशर नहीं झेल पाता। हमें ये लगता है कि, और प्रेशर झेलने के लिए हमारे अंदर विल पावर होना ज़रूरी है। दूसरी बात, समझदारी का होना भी ज़रूरी है। कच्ची उम्र में जो रिश्ते बनते हैं इसीलिए वो टूटते हैं, क्योंकि तब कोई समझ नहीं होती। जो मुंह में आ गया बोल दिया, और सामने वाला भी गुस्सैल है, वो भी जो मुंह में आया बोल दिया, तो अभी एक दूसरे को समझते नहीं आप, और उसी में ये रिश्ते टूटने लगते हैं। तो हमारा ख्याल है कि इसके लिए, रिश्तों के लिए आपको समय देना चाहिए, और आराम से उन रिश्तों के बारे में विचार करना चाहिए। और आत्मबल आपके अंदर अगर होगा तो यकीनन आप दोनों के अंदर होना चाहिए, ना कि एक के अंदर। एक आत्मबल से परिपूर्ण है, काम चल जाएगा, लेकिन वो बात नहीं बनेगी। अगर दोनों के अंदर आत्मबल है तो हमें लगता है कि ये समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आत्मबल, विल पावर जिसके अंदर होता है वो जल्दी से उत्तेजित नहीं होता, जल्दी से कोई फैसले ऐसे नहीं लेता। खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, खान पान में जहर हो गया है। हमारे धर्मों में, खास करके हम हिंदू धर्म की चर्चा ज़्यादा करते हैं इसलिए क्योंकि वो पुरातन है। वैसे सभी धर्मों में लिखा है, खान पान, रहन सहन, देखना और सुनना, ये सारा ज़िंदगी पे प्रभाव डालता है। खाना पीना सही होना चाहिए, उसमें जब जहर आने लगता है, जो कि नेचुरली धरती में पानी के रूप में भी जहर बाहर आने लगा है, इतनी खाद स्प्रे डाली जा रही है, तो ऑर्गेनिक अगर पॉसिबल हो, नहीं पॉसिबल तो खाना खाएं, अपनी तरफ से पूरा ख्याल रखें कि ऐसा खाना ना खाया जाए जो आपको उत्तेजित कर दे जल्दी से। और अपना चेकअप रेगुलरली लगातार करवाते रहिए समय समय पे, क्योंकि चेकअप से पता चलेगा कहीं हाई ब्लड प्रेशर के मरीज तो नहीं बन गए। छोटी सी उम्र में लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, जिससे माथा खींचना या टेंशन हो जाना या फिर झगड़े हो जाना आम सी बात हो जाती है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, अगर आप चलेंगे तो हमें लगता है इससे बचाव हो सकता है। हाय गुरुजी। जी हाय। आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल मेंटेन करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है, जिसकी वजह से सेविंग नहीं हो पाती बिल्कुल भी। तो कैसे करें कि लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पाएं और सेविंग्स भी हो जाएं? आप ध्यान ज़्यादा ये रखें कि अगर आपके पास स्कूटर है तो साइकिल वाला भी जी रहा है, और आपके पास साइकिल है तो पैदल चलने वाला भी जी रहा है। लेकिन आप जब ये महत्वाकांक्षा ज़्यादा बढ़ा लेते हैं कि नहीं, मेरे पास स्कूटर है लेकिन मैंने कार वालों की बराबरी करनी है, उनके बराबर का स्टैंडर्ड रखना, तो हमें लगता है वहाँ आप धोखा खा जाते हैं। तो ना तो बचाव कर पाते हैं क्योंकि लालसा बहुत बड़ी है, और उसी लालसा में आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। जो कमा रहे होते हैं उसमें भी कटौती होनी शुरू हो जाती है बजाय बढ़ोतरी के। तो हमें लगता है जो लाइफ आप जी रहे हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो ये वो सुविधाएं हैं जो एक इंसान के लिए काफ़ी मायने रखती हैं। और फिर आपके पास स्कूटर है या साइकिल है तो और भी बढ़िया है, और धीरे धीरे कार ने भी आ जाना है। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, स्टैंडर्ड मेंटेन इस तरह से कीजिए, ना कि इस तरह से कि मेरे पास स्कूटर है मैं तो कार। हम नहीं कहते कि महत्वाकांक्षा ना हो, जरूर होनी चाहिए इच्छा कि मैंने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, लेकिन एकदम से वहाँ जाएंगे तो आप बचाव नहीं कर पाएंगे। तो अपने खर्चों का बैठ के सोचा करें, लिखा करें जो भी आप खर्च करते हैं। एक डायरी लें, या आपके फ़ोन आ गए हैं आजकल, उसमें जो भी नोटिस वगैरह आप बनाते हैं, नोट बनाते हैं, तो उसमें वो लिखे रोज़ क्या खर्चे किए आपने। महीने में रिजल्ट निकल के आ जाएगा, कहाँ फालतू का खर्चा हुआ, फजूल खर्ची हुई, और कहाँ सही खर्चा। तो फजूल खर्ची की कटौती कर दें और सही खर्चे पे आप चलें, तो यकीनन आप बचाव भी कर पाएंगे और सुखी ज़िंदगी भी जी पाएंगे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा। मेरा भी क्वेश्चन सेविंग से रिलेटेड ही है जो आपने अभी बताया। लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोगों की जॉब गई है, एंड उसके बाद से सब लोग ट्राई करते हैं
कि हमारी कोई पैसिव या ऑल्टरनेटिव इनकम हो। एंड उसी वजह से लोगों ने स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसीज जो कि आजकल ट्रेंड में है उसमें भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर लिया है। बट वो इतना मतलब यूजुअली ऐसे ही उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं कि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है मैक्सिमम लोगों का। तो बीइंग अ लाइफ कोच आप क्या टिप्स देते हो कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए? हम हमेशा एक ही बात कहा करते हैं कि बेटा कार्य वो करो जिसका आपको तजुर्बा हो। थोड़ा लेट स्टार्ट कर लीजिए, इमीडिएटली स्टार्ट ना करें। पहले जिस काम को आप करने जा रहे हैं उसका आजू बाजू देखिए। कहने का मतलब उसमें देखिए माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है। और जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उससे पहले उस खाके के बारे में जान लें जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। क्या आपको पूरा नॉलेज हो गया, क्या उसमें माइनस पॉइंट है, क्या प्लस पॉइंट है। अगर नॉलेज हो गया है फिर उसका तजुर्बा लें, किसी जानकार से मिलें, उसे कुछ देर के लिए जैसे ट्रेनिंग कोचिंग लेते हैं उस तरह की कोचिंग आप लें, फिर इन्वेस्ट करें तो यकीनन हमें लगता है काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और दूसरा कि आदमी को कर्म जोगी और ज्ञान जोगी रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में जाके ही कमाएं। तो आप अपने शरीर पे भी यकीन रखें, माइंड पे भी यकीन रखें, कुछ ऐसा ईजाद करें, ऐसा कुछ बनाएं जिससे कि इनकम सोर्स आपका कंटिन्यू बना रहे, कभी टूटने ना पाए। और फिर आप जाएं दूसरे इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि एक बेस आपने बना लिया कि आप कभी गिरेंगे नहीं उस बेस से, बाकी आप इन्वेस्ट करें ताकि और तरक्की कर सकें। तो इस तरह से करेंगे तो हमें लगता है बढ़िया रहेगा आपके लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक गुरुजी, आशीर्वाद। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती क्योंकि बचपन में ऐसा माहौल नहीं मिला। तो गुरुजी इंग्लिश आती है पर विल पावर कम है, तो मैं अपनी इंग्लिश और फ्लुएंसी कैसे इम्प्रूव करूं? हमें लगता है, हम बच्चों को कहा करते हैं हमेशा कि अगर आपको अपनी माँ की भाषा नहीं आती तो वो दुख की बात है। अगर कोई और लैंग्वेज है तो डरो मत, आप अपने यार दोस्त मित्रों में फराटेदार बोलने की कोशिश करो। कुछ झिझक आएगी क्योंकि वहाँ कोई आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, वहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें आपकी बेइज्जती हो जाएगी। यार दोस्तों में, परिवार में या कोई अच्छा बोलने वाला उसके साथ शुरू कर दीजिए, मत झिझकिए क्योंकि ये आपकी माँ की भाषा नहीं। मातृभाषा आना बहुत ज़रूरी है, वो आप सबको आती है, हमें भी आती है। तो रही बात थर्ड लैंग्वेज जो किसी और की लैंग्वेज है, हमारी नहीं, हमारी क्योंकि माँ की नहीं, बाप की नहीं, तो उस लैंग्वेज को बोलते टाइम शर्माओ मत। अगर आपको आती है, जैसे आप कह रहे हैं मुझे इंग्लिश आती है, झिझको मत। अपने यार दोस्तों में, अपने मित्रों में, सहेलियों में, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाई के साथ धड़ल्ले से बोलो तो यकीनन आपकी झिझक भी खुल जाएगी। और यही जब आप किसी समाज में जाएंगे या किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा, वहाँ आप झिझकेंगे नहीं। थैंक यू गुरुजी। जी, आशीर्वाद। गुरु